नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों का स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल द मास्टर। साथियों, मैं आलोक कौशिक एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ साल 2022 के यूपी टेट के पेपर फर्स्ट के में आए हुए संस्कृत के 30 प्रश्नों को लेकर। साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने साल 2019 में आए हुए यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के पेपर को हल किया हुआ है। कृपया उस वीडियो को जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें। उसमें हमने पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को विश्लेषण करते हुए हल किया है। साथ ही साथ उसमें हमने दूसरी भाषा के इंग्लिश और संस्कृत दोनों के प्रश्नों को हल किया हुआ है। तो वहाँ पे कुल आपको 180 प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। हर एक प्रश्न को हमने विश्लेषण के साथ हल किया हुआ है। कृपया उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। और आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको प्रत्येक विषय के यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस, थ्योरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे गणित के अध्यापक आपके लिए वन कॉन्सेप्ट के नाम से छोटे छोटे वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो एक छोटे से टॉपिक पे एक छोटे से ट्रिक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो आपकी बहुत मदद करेगी। कृपया उस वीडियोज़ को भी देखें और अपनी तैयारी को सुसंगठित रूप से आगे बढ़ाएँ। तो चलते हैं साथियों, पहले हम इन 30 प्रश्नों को हल करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। मैं ऐसा मानता हूँ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है साथियों, अहम एवं मन्ये। अहम एवं मन्ये, तीसरा ऑप्शन। साथियों, संस्कृत भाषा में मैं के लिए सर्वनाम अहम का प्रयोग होता है और ऐसा की संस्कृत होती है एवं। मानता हूँ के लिए साथियों हम मन धातु का प्रयोग करते हैं। मानता हूँ एक आत्मनेपदी क्रिया है, इसका प्रथम पुरुष एक वचन मैं का रूप होता है मन्ये। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ का संस्कृत अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये, तीसरा ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। साथियों, मैं बाजार जाता हूँ एक कर्तवाच्य वाक्य है। इसको हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मवाच्य में वाक्य में कर्म मुख्य बन जाता है और कर्ता यानी अहम करण कारक मया में चला जाता है। साथ ही साथ क्रिया भी कर्तवाच्य जो गच्छामी होगी, जाता होगी, वो कर्मवाच्य गम्यते का रूप ले लेती है। इसलिए साथियों 62वें प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, मया आपणम गम्यते। 62वें का सही उत्तर होगा तीसरा, मया आपणम गम्यते। चलते हैं साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। पच धातु का अक्त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। पच धातु का अक्त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पक्ता होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पक्वा। क्योंकि च ध्वनि में जब अक्त प्रत्यय लगता है तो च क्व में बदल जाता है, न कि अक्ता में बदल जाता है। इसीलिए पच धातु का जब हम अक्त प्रत्यय लगाकर रूप बनाएंगे तो वो बनेगा पक्वा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आसान है। पंचनवती संख्या है तो आप सबको पता ही होगा। पंचनवती संख्या है 95, 95। इंग्लिश में, हिंदी में 95 और संस्कृत में पंचनवती। आपको संस्कृत में संख्याओं के नाम की भी एक वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में मिलेगी। तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ हो तो। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन, वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। साथियों 65वां प्रश्न है, अव्यय शब्द समूह है। तो इसमें 65वें में सही उत्तर होगा दूसरा, सर्वत्र अधुना उपरि। यही एक ऑप्शन है। इसमें तीनों के तीनों शब्द अव्यय हैं। साथियों, अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। उन शब्दों को कहा जाता है अव्यय। तो इसमें सिर्फ दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी के सभी वर्ड, सभी के सभी शब्द आपके अव्यय हैं। साथियों 66वां प्रश्न है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो साथियों ये वर्ड विचार का प्रश्न है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। विवार, संवार, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, ऐसे करके 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो 66वें का सही उत्तर होगा दूसरा, 11। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 67वां, मनोरथ उदाहरण है। तो साथियों मनोरथ आपका
विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब आप मनोरथ का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा मनः धन रथ। तो विसर्ग संधि में जब विसर्ग के बाद र आता है तो ये ओ में बदल जाता है, इसीलिए मनोरथ आपका उदाहरण हो जाएगा विसर्ग संधि का। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 68वां प्रश्न है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है। साथियों ये संप्रदान कारक सूत्र पे आधारित प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा तीसरा, कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। साथियों जब कर्ता किसी कर्म के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को प्रसन्न या संतुष्ट करता है तो उसमें सूत्र लगता है कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। तो 68वें का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण हैं। तो साथियों अंतस्थ वर्ण आपके होंगे यण, य व र ल, यण प्रत्याहार के य व र और ल। 69वें का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा यण। 70वां प्रश्न है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। तो साथियों अच्छा लगना, प्रिय लगने के लिए संस्कृत में रुच धातु का प्रयोग होता है। यह क्रिया कर्तवाच्य में नहीं भाववाच्य में आती है, इसका प्रयोग चतुर्थी कारक के साथ होता है। तो यहाँ पे मुझे हो जाएगा मह्यम, संस्कृत हो जाएगा संस्कृतम और रुच धातु बदल जाएगी आपकी रोचते में। तो 70वें का सही उत्तर हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। 71वां, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर है श्रीहर्ष। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न गद्यांश आधारित है, इसमें प्रश्न नंबर 72, 73 और 74 को आपको इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। तो साथियों 72वां प्रश्न है, शिवपदस्य अन्यार्थः कः। शिवपदस्य अन्यार्थः कः, शिवपद का दूसरा अर्थ क्या है। तो साथियों जब आप इसकी 5वीं लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृगालः इत्यर्थम मत्वा लक्ष्मी अपृच्छत। तो साथियों शिवपदस्य का अन्य अर्थ है श्रृगालः। तो 72वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न कह रहा है, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। गद्य खंड में प्रश्न कौन पूछ रहा है। तो साथियों जब आप 5वीं लाइन पढ़ेंगे तो 5वीं लाइन के अंत में आपको दिख जाएगा श्रृगालः इत्यर्थम मत्वा लक्ष्मी अपृच्छत, यानी कि इसमें लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रही हैं। तो 73वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रही हैं। 74वां प्रश्न है साथियों, कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। किनके संलाप से, किनके वार्तालाप से सभी का मंगल हो। साथियों इस गद्यांश की जब आप आखिरी लाइन पढ़ेंगे, एतादृशः पार्वती लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो आपका उत्तर हो जाएगा 74वें का दूसरा, लक्ष्मी और पार्वती के इस वार्तालाप से सभी का कल्याण हो। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 75वां, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। तो साथियों इन प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है ल एक प्रत्याहार नहीं है, यह एक वर्ण है। प्रत्याहार का निर्माण हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, जिसमें एक आदि वर्ण के साथ इत वर्ण का अनुबंध होता है और प्रत्याहार बनता है। यहाँ पे ल एक वर्ण है, प्रत्याहार नहीं है। बढ़ते हैं साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 76वां, शिशुः मोदकाय रोदति। शिशुः मोदकाय रोदति। साथियों ये फिर संप्रदान कारक के सूत्रों पर आधारित एक प्रश्न है। जो इसका पहला ऑप्शन है हित योगे च, जब किस कर्ता से किसी का हित हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, हित योगे च का। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, जब किसी कर्ता की रुचि किसी में परिलक्षित हो रही हो तो संप्रदान कारक के इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है तादर्थी चतुर्थी वाच्या, जब वाक्य से कर्ता के लक्ष्य
परिलक्षित हो रहा हो कि वो जो काम कर रहा है वो किसी लक्ष्य आधारित है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए कर रहा है, तो हम तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है साथियों स्पृहेरिप्सितः, जब कर्ता किसी कार्य में रुचि दिखाए तब हम इस सूत्र का प्रयोग, संप्रदान कारक के इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो साथियों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शिशु मोदकाय रोदति का अर्थ होता है शिशु लड्डू के लिए, बालक लड्डू के लिए रो रहा है। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक वाक्य में स्पष्ट रूप से इच्छा का परिलक्षण न हो या इच्छा के बारे में बताया न जाए, जाहिर न हो कि कर्ता की इच्छा क्या है, तब तक वो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का ही होगा, क्योंकि शिशु का लक्ष्य लड्डू प्राप्त करना है। यहाँ पे सिर्फ लक्ष्य की बात हो रही है। अगर इच्छा की बात होती तो वाक्य में स्पेसिफिक रूप से, स्पष्ट रूप से इच्छा के बारे में बात होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ये बता रहा है कि छात्र लड्डू के लिए रो रहा है, बालक लड्डू के लिए रो रहा है। यहाँ से बालक का लक्ष्य परिलक्षित हो रहा है, उसकी इच्छा नहीं। इसलिए 76वें का सही उत्तर होगा तीसरा, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य। कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक स्पेसिफिक रूप से, स्पष्ट रूप से इच्छा का परिलक्षण न हो वाक्य में, तब तक आपको तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का ही प्रयोग करना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न कह रहा है उच्चय किसका उदाहरण है। तो साथियों उच्चय का अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। तो साथियों यह एक अव्यय है, यह एक अव्यय है, और हमें पता है कि अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है, इसीलिए 77वें का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, अलिंगम। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 78वां, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो साथियों प्रत्याहार से संबंधित वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको आने वाले समय में मिलेगी। ऊष्म वर्णों का जो प्रत्याहार होता है वो होता है शल, क्योंकि शल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं श, श, स और ह। बड़ा सा, शक्ति श और छोटा सा साथ में साथ ह। तो 78वें का सही उत्तर हो जाएगा शल। अब बढ़ते हैं साथियों 79वें प्रश्न की तरफ। 79वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पठनी कौन सा रूप है। तो साथियों जब आप पठ धातु का लोट लकार का रूप पढ़ेंगे तो उसमें उत्तम पुरुष में सबसे पहले ही आता है पठानी। उत्तम पुरुष का जब उसका पढ़ेंगे पठानी, पठाव, पठाम, तो पठानी आपका हो जाएगा लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पठानी रूप है पठ धातु की लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 80वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि छ मिलकर बना है। तो ये हम सबको पता है, छ मिलकर बना है क और श से। अब साथियों अगला प्रश्न 81वां, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि 79 को संस्कृत में कौन सा शब्द ऐसा है जो 79 को नहीं बताता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका है एकोनसप्तति, एक नहीं सप्तति यानी 70 में, तो 70 में एक नहीं यानी कि 69। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा एकोनसप्तति। ये 69 संख्या को बताता है, न कि 79 को। 79 आपका होगा एकोनशीति, नवसप्तति या 79। तो 81वें का सही उत्तर हो जाएगा पहला, एकोनसप्तति। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 82वां, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूसरा, दिनेन पाठः पठते, दिनेन पाठः पठितः। साधन कारक है तो दिन भर में जो हो जाएगा ये है साधन कारक, इसलिए हम लगाएंगे इसमें दिनेन, और क्रिया आपकी हो जाएगी पठितः, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, दिनेन पाठः पठितः। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। उपकृष्णम में कौन सा समास है। तो साथियों जब हम उपकृष्णम का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उपकृष्णम, यानी कि कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व पद है, जो पहला पद है वो है उप, जो कि है एक अव्यय। तो हमने पढ़ा है कि अव्ययी भाव समास में जब पूर्व पद आपका अव्यय होगा और समस्त पद आपका एक अव्यय का भाव देगा, तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। उपकृष्णम यानी कि कृष्ण से समीपम, कृष्ण के
पास, ये एक जो कृष्ण के पास आपका जो भाव आ रहा है ये अव्यय का भाव है, इसलिए 83 में आपका दूसरा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब बढ़ते साथियों 84वें प्रश्न की तरफ। 84वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। तो 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द होता है साथियों द्वात्रिंशत्। 32 संख्या के लिए शब्द होता है द्वात्रिंशत्। तो 84वें का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 85वां आपसे पूछ रहा है कि पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा पत्यौ। तो 85वें का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा पत्यौ। अब बढ़ते हैं साथियों 86वें प्रश्न की तरफ। 86वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो साथियों ध्यान रखिए कि अट प्रत्याहार की रचना माहेश्वर सूत्र के आधार पर अ ई उ ण सूत्र से शुरू होकर हय वरट सूत्र तक के ट तक होती है। इसलिए आपके अ ई उ ण के स्वर और हय वरट शब्द में ह य व और र वर्ण आएंगे। तो 86वें का सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्वर तथा ह य व र। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 87वां प्रश्न है कारकः में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है। तो अगर हम यहाँ कारकः में आपका क्री प्रकृति है तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय होगा उन्वुल। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब क्री धातु में अक प्रत्यय यानी कि उन्वुल लगाया जाता है तो कर्ता अर्थ में शब्द बनता है। इसीलिए कारकः का 87वें प्रश्न का दूसरा उत्तर सही होगा। यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय होगा उन्वुल। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 88वां अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो साथियों अभी हमने 83वें प्रश्न में ही अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी दी थी। फिर से आपको एक बार दे दूं तो कि अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास वहाँ पे लगता है जब पद का पूर्व पद, जब समस्त पद का पूर्व पद आपका अव्यय हो तथा समस्त पद एक अव्ययी भाव दे, एक अव्यय का भाव दे, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास लगता है। तो यहाँ पे साथियों चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसका प्रथम पद यानी कि पहला पद पूर्व पद अव्यय है अधि। समस्त पद है आपका अधिहरि, इसका पूर्व पद है अधि जो कि एक अव्यय है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा अव्ययी भाव समास। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 89वां निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से ख्यात है? निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से ख्यात है? तो साथियों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें चतुर्विंशति सहस्र संहिता का अर्थ जानना होगा। इसका अर्थ होता है 24,000 श्लोकों का संग्रह। तो साथियों वाल्मीकि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो 24,000 श्लोकों का संग्रह माना जाता है उसको। उसमें लगभग 24,000 श्लोक आते हैं, इसलिए 89वें का सही उत्तर हो जाएगा चौथा रामायण। अब साथियों अब आगे हमारा आखिरी प्रश्न 90वां प्रश्न। 90वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन हैं? आपके चार ऑप्शन दिए हैं भ, झ, ज्ञ और ख। तो साथियों इसमें से तीसरा यानी कि ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ आपका बना होता है ज और ञ से। तो इसी के साथ साथियों आज संस्कृत के 30 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही और वीडियोस में हमारे साथ प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द मास्टर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। साथियों हमारे चैनल पे आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। साथ ही साथ हर विषय के ऐसे ही 30 प्रश्नों का हम एक संग्रह भी लेके आपके सामने आते रहेंगे, जिसमें हम और आप मिलके 30 प्रश्नों को हर विषय के 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हम लगातार अपनी तैयारी की जांच करते रहेंगे। साथियों हमारे चैनल पे आने वाले समय में आपको हर विषय की यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से थ्योरी की क्लासेस, थ्योरी की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, उसको फॉलो करते रहें। मैंने जैसा वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि इस वीडियो के पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट 2019 का आया हुआ प्रैक्टिस सेट प्राथमिक स्तर का पूरा सॉल्व कराया है विश्लेषण के साथ। हमारे गणित के अध्यापक एक
छोटी वीडियो की एक सीरीज़ लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट के तहत एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक पे एक छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियोज़ को भी देखें, हमारी सारी वीडियोज़ को देखें, ये आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी होंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी गति से चले। धन्यवाद।